अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। आज हम ज़रा बात करेंगे एक चुभते हुए और बहुत तकलीफ़ दह टॉपिक के ऊपर। आपने हाल ही में बहुत सारे ऐसे किस्से सुने होंगे जो ये इशारा करते हैं कि पाकिस्तान भर में स्ट्रीट क्राइम एक दफ़ा फिर बढ़ रहा है और इस तरह की वारदातों में जिसमें हम देखते हैं कि कई दफ़ा चोरी चकारी के वाक़यात होते हैं, स्नैचिंग होती है और कभी कभार क्योंकि ये असलहे को दिखाकर, वेपन को दिखाकर लूटा जा रहा होता है लोगों को, अगर ज़रा से भी रेजिस्टेंस हो तो देखा गया है कि वारदात करने वाले कोई हिचकिचाहट के बगैर, किसी हिचकिचाहट के बगैर फायर खोल देते हैं और लोगों ने अपनी जान से भी हाथ धोए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें हम बहुत सारे एंगल्स को लेके चलते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जी पुलिसिंग, शायद गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, पुलिस को बेहतर एक किरदार अदा करना चाहिए, हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ थी कि ये वारदात करने वाले जब इनको प्रोफाइल किया गया तो अमूमन ये बहुत यंग बच्चे हैं। आप देखें अमूमन इनकी उम्र 24-23 साल से ज़्यादा नहीं होती। बहुत सारे टीनेजर्स यानी एक 15 साल का बच्चा भी, उसको वेपन कहाँ से मिल रहा है और वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के क्यों इस तरह की वारदातें कर रहा है। ये वो वक्त है जब उसके पास बेहतरीन अपने जो टैलेंट्स हैं, अपनी एनर्जी, अपनी जवानी को इस्तेमाल करने का मौका होता है। लेकिन अगर वो गुमराह हो रहा है और क्राइम का, जराइम का रास्ता अपना रहा है तो इसमें किसकी फ़ॉल्ट है, इनका पेन पॉइंट क्या है? दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वील ट्राई टू डिस्कस टुडे। सबसे पहले हमने यही सवाल जब लोगों से किया तो उनका क्या कहना है, लेट्स टेक अ लुक। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए ना ये इक़दाम करें, कुछ रोज़गार के मौके जो है वो लोगों के लिए दिए जाएँ। इतने टैक्स वसूल किए जा रहे हैं जिसके ऊपर कुछ फैक्ट्रीज़ के अंदर ये वैकेंसीज़ ऐसी निकाली जाएँ, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ताकि लोगों को रोज़गार मुहैया हो। रोज़गार असल में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही बंद हो गया है, ठीक है, हमारे पोर्ट तो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो इनको चाहिए कि हमारे लिए कुछ ऐसा करें कि हम लोग एक्सपोर्ट करें। मैं तो हुकूमत को समझती हूँ कि देखो बच्चे बेरोजगार और जिनके रोजगार थे उनके ठिये पथारे सब तोड़ के फेंक दिए, ये कोई तरीका है? और अब ये ग्रीन बेस चला दी, इनका भी कारोबार कम कर दिए। रक्शे वालों के सिफारिशें चल रही हैं, 1-2 लाख रुपए वो मांगते हैं रिश्वत। मेरा लड़का बेरोजगार है, रोजाना मेरे घर में लड़ाई होती है, इसका कोई रोजगार नहीं है। रोजाना लाखों के हिसाब से लोग आ रहे हैं। अब कराची इतने लोगों को तो नहीं कहीं जॉब दे सकता है ना। मसला सिर्फ यही हो रहा है, आप जाकर रेलवे स्टेशन पे जाकर देख लें या बस स्टैंड पे जाकर देख लें, सुपर हाईवे पे आप देखिए हज़ारों के हिसाब से लोग आ रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से अगवान बच्चे, अगवान लड़के आ रहे हैं। अब सबको कहाँ से रोज़गार मिलेगा? बेरोज़गारी जो है असल में जो भी जॉब गवर्नमेंट आप लेंगे तो बगैर पैसे की रिश्वत की होती नहीं है। जब वो आप रिश्वत देंगे, अगर 5 लाख देंगे तो 5 लाख निकलवाएंगे भी आप, तो रिश्वत तो ख़त्म हो ही नहीं सकती ना। हमारे ऊपर से नीचे तक निज़ाम। ये अवामी राय है, आम तासुर है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन है कि नौजवान अगर मेरिटोरियस भी हो पढ़ाई में, माँ बाप पेट काट कर उसको बेहतरीन इदारों में भेजें, उसने स्कॉलरशिप लेके अगर तालीम हासिल भी कर ली लेकिन आगे इस तरह के मौके हैं ही नहीं कि वो आगे बढ़ सके। खातून ने जिस तरह कहा कि रोज़ मेरे घर में इस बात पे लड़ाई होती है कि तुम रोज़गार या जॉब तलाश करो, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा एक नौजवान के लिए हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये एक ओवर सिंप्लीफाइड थिंकिंग है क्योंकि एक शख्स बेरोज़गार है तो उसने जराइम का रास्ता अपना लिया? आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नायला आबदी जी, हुज़ एन एजुकेशनिस्ट। दिन रात का काम है जी नौजवानों के साथ, यंग स्टूडेंट्स के साथ वक्त गुजारना। लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया नायला जी वक्त निकालने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस अमजद अली जो कि एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं। अगेन ही हैज़ अ नंबर ऑफ स्पीकिंग असाइनमेंट्स जहाँ ये यंग लोगों से, नौजवानों से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद आपके भी वक्त निकालने का। नायला जी, ये जो फ्रस्ट्रेशन जिसका इशारा दिया जा रहा है इन तमाम वारदातों में, क्या आपने महसूस की है? और ख़ुसूसन जब आज के नौजवानों से आप क्लासरूम में इंटरैक्ट करती हैं, क्या ये इनका माइंडसेट है, सही गलत का फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है? सही गलत का फ़र्क सिद्रा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। उसका प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ग्लोरीफाई भी करते हैं। हमारे जो टेलीविज़न्स हैं, हमारी मूवीज़ हैं, और मैं जब हमारी कहती हूँ तो मेरा मतलब पाकिस्तानी मीडिया ही से नहीं है, इंटरनेशनली भी आप देखिए बहुत सारी जगहों पर क्राइम को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। तो वो टीनेजर भी यही सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करूँ, डिग्री हासिल करूँ, इतना पैसा खर्च करूँ, शॉर्टकट ढूंढ लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ग्लोरीफाइड सिनेरियो पर भी हैं। दूसरा फिर घरों में अब क्योंकि एक सिंगल यूनिट घर रह गए हैं, माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के बच्चे के साथ डाइनिंग टेबल पे डिस्कस करें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। हर चीज़ चलता है, एक टर्मिनोलॉजी हमारा टीनेजर यूज़ करता है, मिस चलता है। अब ये चलता है पे तो फिर हर चीज़ चलती है। छोटे छोटे बच्चे गन्स उठा लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, उसमें कुछ मारे जाते हैं, कुछ को पकड़े जाते हैं, कुछ जेलों में चले जाते हैं।
लेकिन अच्छा, उनके अगर लिए गन वो ना भी उठाएं तो देखा ये भी जा रहा है कि फेक गन्स लेके वारदात करने निकल जाते हैं। उनको हाँ। इजी मनी लगता है कि किसी से मोबाइल अगर ले लिया, और कई दफ़ा आपको जानकर ये हैरत होगी कि ये अच्छे भले मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी माँ बाप बेचारे सफ़ेद पोश हैं जो फिर उसके बाद थाने के चक्कर काट रहे होते हैं अगर बच्चा पकड़ा जाता है, या फिर मज़ीद उसमें अगर डीपली जाया जाए तो बड़े होनहार लड़के जो आईटी की समझ रखते हैं वो कई तरह के स्कैम्स और चीज़ों में मुलव्वस हो जाते हैं। अमजद, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो वालिदैन हमें देख रहे हो? मैं खुसूसी तौर पे चाहूँगी कि आप हमें कॉल करके अपना एक्सपीरियंस भी बताएं कि क्या आप अपने बच्चों के मिजाज में कोई तब्दीली देख रहे हैं, चिड़चिड़ापन देख रहे हैं, आइसोलेशन देख रहे हैं, क्या उनका रुझान देख रहे हैं जहाँ जिस तरह नायला जी ने कहा कि जो जराइम है उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जराइम से मुराद दी जा रही है कि क्राइम अगर कोई करता है तो उसके पास पावर भी है, अथॉरिटी भी है, लोग उससे डरते हैं तो उसको इज्जत दे रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है अमजद, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? सरवत जहाँ बात कर रही थी जी। सरवत जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ जो नौजवान हैं, टीनेजर्स हैं, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? मैडम, इसकी पहली वजह तो यही बात है कि बेरोजगारी, लोगों के पास रोजगार नहीं है और वो समझते हैं कि अगर एक मोबाइल इतने हजार का बिक गया, खरीद के छीन लिया और फिर वो अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं, जबकि हुजूर ने फरमाया हकीर से हकीर पेशा भी इख्तियार कर लो, हाथ फैलाने से बेहतर है। तो हराम हलाल का नहीं सोचते कि हराम की कमाई से आप किसी को नुकसान पहुंचा के पैसे ले रहे हैं, तो इससे बेहतर है आप कुछ मेहनत मजदूरी करके। लेकिन आप नहीं समझती कि हमारे माशरे में जिन लोगों ने शॉर्टकट से पैसा कमाया है, आप देखें कितने बच्चे हैं जो मेहनत करने के लिए मिसाल के तौर पे किसी रेस्टोरेंट में लगे हुए हैं, या तो वो मैकडॉनल्ड्स में खड़े हुए हैं, या फिर वो राइडर्स बने हुए हैं। जो हमारा रवैया है, लोग जो अथॉरिटी वाले, पैसे वाले जिस तरह उनको धुतकारते हैं, क्या ये उनके गुस्से में इजाफा नहीं करती, फिर उनको मजबूर नहीं कर देती कि वो फिर असलहा उठा लें? नहीं, अब इसका ये तो कोई चीज है, ये तो कोई हल नहीं है कि असला उठा लें, उसमें उनकी जान भी तो जा सकती है, पुलिस में पकड़े जा सकते हैं, नेकी बदी का भी तो सोचें। लेकिन क्या करेंगे, वो सोचते हैं कि बेरोजगारी, खाना पीना मुश्किल, तो एक वक्त हमें कुछ मिल जाए, बैंक डकैती, सब कुछ हुकूमत भी जिम्मेदार है कि आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वो फैसिलिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। अमजद, यही सवाल आपके पास लाना चाहूँगी, क्या हमारा जो रवैया है कि कोई इंसान अगर सफ़ेद पोश है, छोटा काम कर रहा है, कम पैसे कमा रहा है, तो उसको हर वक्त उसकी कमज़ोरी का, उसके छोटे होने का एहसास हम दिलाते हैं? डज दैट ऐड टू देयर फ्रस्ट्रेशन? जी अमजद, आपकी ऑडियो हमें नहीं आ रही है, आपका ऑडियो कनेक्शन अगर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा। जी, मेरा ख्याल है कि ये ख़ास तौर पे जो ब्लेम जाता है, अगर हम करना चाहें ब्लेम, तो ये वालिदैन पे होता है। मेरी सोच है, मैं भी एक वालिद हूँ और हम अपने बच्चों का ब्लेम लेते हैं। बच्चे अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं तो वो हमारी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो माहौल की वजह से नहीं है। ये मेरा मानना है। हम उनको घर से किस चीज़ की तैयारी करवा के बाहर भेजते हैं, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट हर चीज़ का ब्लेम नहीं ले सकती। ये मेरा मानना है। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, परवरिश घर से होती है। इसलिए बच्चों को वालिदैन अल्लाह ताला ने दिए हैं उनकी परवरिश करने के लिए। इसलिए आपके 2, 3, 4, 5 बच्चे होते हैं, आप उनको नर्चर कर सके, उनकी स्किल डेवलप कर सके, उनको ज़हनी तौर पर तैयार कर सके, उनको हलाल खिला के अगर आप बाहर मार्केट में बेचते हैं तो बच्चा अच्छी प्रोडक्टिविटी लेके आता है और रोज़ाना बच्चा घर आता है। आप ये नहीं कह सकते कि माहौल ने उसको ख़राब कर दिया। घर का माहौल मैडम बहुत ज़रूरी होता है। हम कोई भी चीज़ होती है ब्लेम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, अपने इलाके पे डाल देते हैं, अपने मजिस्ट्रेट पे डाल देते हैं, लेकिन हम ब्लेम नहीं लेते। देखें, आपकी बात में बिल्कुल वजन है अमजद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर वालिदैन लापरवाह हों, अपने बच्चों से डिस्कनेक्टेड हों, उनको एक गलत सोच दे रहे हैं, उनको बार बार कह रहे हों कि पैसा ही सब कुछ है और तुमने काम भी करना है तो अच्छे पैसे कमाने हैं, डिग्री हासिल कर लिए तो उसके बाद अच्छी नौकरी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे बताइए कि एक ही घराना होता है, वहाँ पे माँ बाप बहुत मेहनत से हलाल रोटी कमा के बच्चों को खिलाते हैं। 4 में से अगर एक बच्चा जराइम की तरफ, क्राइम की तरफ राग़िब हो जाए तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि माँ बाप ने गलत माहौल दिया, बाकी तीनों को भी तो, बाकी 3 की परवरिश भी तो उन्हीं माँ बाप ने की है ना। इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं उस तरफ आने लगा था कि एक्सेप्शंस हमारे माहौल में होती हैं। कोई भी चीज़ जब हम डिस्कस करते हैं वो 100% नहीं होती। कोई भी चीज़ डाइवर्ट हो सकती है, इंसान दूसरे माहौल से कैच करता है चीज़ें। आप समंदर में एक बोट पे जा रहे हैं, आप तब तक जिंदा नहीं रह सकते जब तक पानी आपके अंदर है, जब तक पानी बाहर है
हाँ। और उसका सिनेरियो है, लेकिन जब यानी पानी बाहर आपके अंदर प्रॉब्लम्स जाएगा, भी उसका हैं, सिनेरियो चैलेंजेस अलग भी हैं, लेकिन उसको अपने अंदर आने ना दें। ये सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है वालिदैन की कि बच्चों को ट्रेन करें। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ ताहिरा रुबाब भी मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा मौजूद होने के लिए। अगर मैं आपसे यही सवाल करूँ कि साइंस क्या कहती है, नफ्सियात क्या कहती है, क्या ये जो उम्र है, जो लड़कपन जवानी के बीच का टाइम है, टीन एज का जो टाइम है, इसमें क्या इमोशंस हाइटन्ड भी होते हैं? एक बच्चे क्या जो बॉडी है वो आपकी इवॉल्व हो रही होती है, आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे होते हैं, तो क्या ये मानना सही है कि इस वक्त यानी टीनेजर्स को गुस्सा ज़्यादा आता है, उनके इमोशन ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं? क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, ये बात उप्स, आई थिंक कि ताहिरा से हमारा कनेक्शन टूट गया है। अगर मैं यही बात नाइला जी आपकी तरफ ले जाऊं, आपने क्या नोटिस किया है कि बच्चे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं? यानी कई दफ़ा मैंने देखा है कि टीनेजर्स, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, वो रो भी पड़ते हैं। जी, रिएक्शन ना बहुत वेरीड होता है और डिपेंड करता है बच्चे की नेचर के ऊपर। कुछ बच्चे होते हैं जो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज़्यादा उनको तकलीफ़ नहीं होती, परेशान नहीं होते, लेकिन कुछ ओवर रिएक्ट करते हैं, आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल दूं एजुकेशन से, टीनेजर बच्चा है, होमवर्क नहीं कर रहा, बुलाया, पूछा बेटे होमवर्क क्यों नहीं हो रहा, तो बजाय इसके कि जवाब दे, आंसू बहना शुरू हो गए कि मैं ओवर स्ट्रेस्ड हूँ। अब यही चीज़ आप देखिए कि जैसे जैसे ये ओवर स्ट्रेस बढ़ेगा, ये रिएक्शंस बढ़ेंगे। जब ये रिएक्शंस बढ़ेंगे तो रिएक्शंस यूजुअली नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मेरे ख्याल में एक पेरेंट का वर्स्ट नाइटमेयर है। ये सबसे उनके लिए तकलीफदेह बात है। ताहिरा जी, अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम भी इसी तरह की सिचुएशन से गुजरे थे, दबाव हम पे भी था, हमने भी घर में माली मसाइल देखे, हमने भी घर में लड़ाइयाँ देखी, या हमारे लिए भी पढ़ाई का दबाव था, लेकिन हमने कभी इतना स्ट्रेस नहीं लिया। आज का बच्चा, आज का टीनेजर जब कंप्लेन करता है तो वालिदैन उसको डिसमिस कर देते हैं। क्या आज के बच्चे के स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं? जी ताहिरा जी। बिल्कुल, आज के बच्चे के स्ट्रेसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टाइम और एज जो है चेंज हो चुका हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी हुई हैं। बेसिकली हम ये समझते हैं कि वो जो हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रेन किया था, जिस तरह से डांट के, मार के, शायद वही तरीक़ाकार जो है वो आज भी कारआमद होगा, जबकि हकीकत इससे थोड़ी सी बरअक्स है। हम अगर पेरेंटिंग के पुराने स्टाइल्स ही लेके आज भी बच्चों को टीच करने की कोशिश करेंगे, उनको इस एज और स्टेज के हिसाब से नहीं टीच करेंगे, तो फिर हम इसी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते रहेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब पेरेंट्स अपने पुराने पेरेंटिंग तरीक़ों के साथ बच्चों को एजुकेट करने की और सिखाने की कोशिश करते हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप रहता है बीच में, और वो बच्चे जो हैं उस तरह से चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ, या उनका वो जो रियल प्रॉब्लम्स होते हैं वो उस तरह से बात नहीं हो पाती। बिल्कुल सही। अच्छा भला बच्चा किस तरह माइल हो जाता है वेपन को उठाने के लिए, असलहे को उठाने के लिए, कैसे उसको वो माहौल मिल जाता है जब 3-4 दोस्त मिलकर गैंग बना लेते हैं। क्या पेरेंट्स को इस वक्त ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की गैंग्स बच्चों को एक्टिवली रिक्रूट भी कर रहे हैं? आज के पेरेंट्स को ख़ास तौर पे किन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए, उस पर नज़रसानी करनी चाहिए? ये बात कहना बहुत आसान होती है कि बच्चे पे नज़र रखें, बच्चा क्या कर रहा है, किस कंपनी में मिल रहा है, लेकिन ये आज की हकीकत है कि इस तरह के जो नेगेटिव अनासर हैं वो आपके बच्चों को अपनी तरफ रिझा रहे हैं, उनको रिक्रूट कर रहे हैं, उनके दिल से सही और गलत की जो तफरीक है उसको ख़त्म कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं जी मनशियात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेपन्स उठाने में कोई मसला नहीं है। तो आज का पेरेंट अपने बच्चों की हिफाजत कैसे कर सकता है? कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद पैनल की तरफ वापस आएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सिद्रा बेटा, मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ कराची से। सर बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पे? मैं ये कहना चाह रहा था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब कैद पड़ा था तो आपने चोरी पर, हाथ काटने पर पाबंदी लगा दी थी। सही। ये सारा मामला बुनियादी तौर पर नीड्स का है। जब ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो अवाम ये रास्ता इख्तियार करने की तरफ चली जाती है। सही। अवाम बेइंतहा हो गई है और ज़रूरियात ज़िंदगी और जॉब्स कम होती जा रही हैं। लोगों की जायज़ ज़रूरियात तो पूरी करनी होनी चाहिए, तो फिर इस तरह के मामलात इंशाल्लाह धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बिल्कुल अब्दुल सलाम साहब, लेकिन जो नौजवान है, जो लड़कपन में हैं अभी बच्चे, वो ज़रूरियात और ख्वाहिशात का फ़र्क नहीं जानते। उनको लगता है कि जी एक ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन, एक अच्छी सी मोटर बाइक, एक सर्टन लाइफस्टाइल, ये इनकी ख्वाहिश नहीं, उनकी ज़रूरत है, और इसी वजह से वो गुमराह भी हो जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब जब हम अपना माशरा बेहतर तौर पे, इखलाकी तौर पे इस्तवार करेंगे और धीरे धीरे इस्लामी तरीकों पे चलेंगे तो धीरे धीरे हमारी नस्लों के अंदर ये बात
सराहत कर जाएगी कि इंशाल्लाह में अच्छे बुरे की तमीज़ हो जाएगी और फिर मामला अच्छे और सही की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट नोशन। नायला जी, लेकिन धीरे धीरे वुड बी टू धीरे। इस वक्त हम पाकिस्तान को अगर देखते हैं, हम आबादी के हवाले से 5वां बड़ा मुल्क हैं, नौजवान बहुत ज़्यादा हैं, 70% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। इन नौजवानों में किस तरह इस बात को आम किया जाए कि सही गलत, जराइम, पावर, असलहा, ये सब चीज़ें गलत हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि रिक्रूटर्स तो तैयार बैठे हैं इस तरह के लोगों को हायर करने के लिए, अपनी सफ़ में शामिल करने के लिए। सिद्रा, जब हम बात रिक्रूटर्स की करते हैं तो एक तरफ वो जो नेगेटिव रिक्रूटमेंट है, तो दूसरी तरफ आई थिंक इट्स टाइम यहाँ पे पॉजिटिव रिक्रूटमेंट की भी ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखें। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। अगर हम उसके अंदर इंटर्नशिप्स बढ़ा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल पेड इंटर्नशिप्स बढ़ा दें, तो वो बच्चा जो अभी अपनी डिग्री नहीं मुकम्मल कर रहा है, अगर वो एक पॉजिटिव काम की तरफ माइल हो जाएगा तो उसकी ज़िंदगी से ये नेगेटिविटी हट जाएगी। जब आपके हाथ में पैसा आने लगता है, आप छोटी छोटी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने लगते हैं, तो आपको एक क्विक अर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़ानदान एक दफ़ा फिर से यूनिफाइड हो जाएं, बैठें, बच्चे से बात करें। और 13 साल की उम्र या 12 साल की उम्र के बच्चे को ज़रूरी है कि माँ और बाप उसको थोड़े से दोस्ताना माहौल में एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड देखा है। आप दोस्ताना माहौल पे एम्फसाइज कर रही हैं, लेकिन जिन बच्चों पे अर्ली उम्र में बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, खुसूसन लड़कों पे देखा ये गया है कि वो बागी हो जाते हैं। अमजद, आप एक कोई पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि ये यंग लड़के क्यों असलहा उठाते हैं और स्नैचिंग की वारदातों में या स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस हो जाते हैं? आपका इस पे क्या तज्जिया है? सिद्रा, मेरा जहाँ तक ख्याल है इसमें जो कंपैरिजन का रोल है ना, वो एक्सपैंड हो चुका हुआ है। मतलब अभी मैडम बात कर रही थी कि हम जब बड़े हो रहे थे तो उस वक्त कंपैरिजन छोटा था, हमें कंपेयर किया जाता था अपने कजन से या नेबर से। अभी आप कंपेयर कर सकते हैं अपने को अमेरिकन से, वेस्टर्न लोगों से कंपेयर कर सकते हैं। आपके हाथ में एक सोशल मीडिया डिवाइस है या मोबाइल फोन है या कुछ भी कह लें, आप सोशल मीडिया से ग्लोबल विलेज में एंटर हो चुके हैं। तो कंपैरिजन बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से अभी आपके पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि आप कुछ बड़े से बड़ा करने की ख्वाहिश रखें। लेकिन उसके लिए अगेन हमें कंट्रोल गाइड देना बड़ी ज़रूरी है। वो पेरेंट्स से आती है और हमारे स्कूल से आती है। अब मुझे ये बताइए कि हमारे स्कूलों में सिवाय पढ़ाने के गाइडेंस कहाँ पे है, कोचिंग कहाँ पे है? वो एक बिग लैक है, बहुत बड़ा लैक लस्टर है हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर। बुरा मत मानिएगा जितने भी असातिज़ा सुन रहे हैं, कि हमें सिर्फ ये होता है कि हम अपनी सैलरी लें, बच्चों को पढ़ाएं और नंबर्स दें और उनको स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकाल दें। वहाँ पे बच्चे नर्चर कहाँ पे हो रहे हैं? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गैप है वहाँ पे। और दूसरी चीज है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमारा बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। और लोगों की लॉ होगा ना हमारे माशरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारी कहानियों में, हमारे मेन स्ट्रीम ड्रामों में इसी चीज़ को रीइटरेट किया जा रहा है। तायरा, शायद हम इसके बारे में इतना सोचते भी नहीं हैं, लेकिन हर कहानी में देख लें जो प्रोटैगनिस्ट है वो ऐसा लगता है कि वो ईवल फोर्सेस के खिलाफ जाता है, लेकिन उस वक्त जब वो चैलेंजर बन जाता है तो दिखाया जाता है कि वो उनके कई रवैये अपना लेगा। एक पावर और अथॉरिटी होगी, उसके आगे पीछे भी गार्ड्स घूम रहे होंगे, उन गार्ड्स के हाथ में भी गन्स होंगी, या अगर कोई स्मोकिंग का सीन दिखाया जा रहा होता है। आपको लगता है जो नायला जी पहले कह रही थी कि क्राइम को, पावर को, गलत को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और ये यंग बच्चे फिर उसको जाहिर सी बात है आइडियलाइज कर लेते हैं, इस स्टाइल को मानने लगते हैं। कई दफ़ा आप बच्चों को देखें वो हीरो से ज़्यादा विलन को पसंद कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि देखो विलन के ठाट और उनका स्टाइल ही अलग है। इस पर आप क्या कहेंगी तायरा? बिल्कुल ऐसा ही है सिद्रा, यू आर एब्सोल्युटली राइटली पिनिंग पॉइंटेड। लाइक के बहुत सारे टाइम के ऊपर मीडिया एक्चुअली एक ऐसा मीडियम बन चुका हुआ है जो हमारे, मैं समझती हूँ स्कूलों से भी ज़्यादा, हमारी यूनिवर्सिटियों से भी ज़्यादा लोग वहाँ से सीखना शुरू हो गए। मीडिया एक ऐसा मीडियम है जो इस वक्त हमारा टीचर भी है, हमारे माँ बाप भी हैं, सब कुछ, यानी अब सब कुछ सिर्फ मीडिया है। हर चीज़ हम वहाँ से सीख रहे हैं और हर तरह की अच्छी और बुरी चीज़ वहाँ से जो है वो आती है। ऑफ कोर्स हमारे मीडिया में अनफॉर्चुनेटली, मैं अभी कल बैठी हुई ये डिस्कस कर रही थी अपनी कॉलीग के साथ, कि हमारे ड्रामों में जो चीज़ें नज़र आती हैं ना, प्यार, इश्क, मोहब्बत, कोई किसी का अफेयर चल गया या फिर आ जाके जो है वो कोई गरीब था वो क्रिमिनल बन गया, इस तरह की चीज़ें बस हमने आज तक, मैं ऑनेस्टली इस चीज़ को मिस करती हूँ
कि हमारे मीडिया में कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं आता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो यूथ को एनकरेज किया जा बिल्कुल सही, और जो ड्रामा डायरेक्टर्स होते हैं मुझे लगता है उनके अंदर कोई फिल्म डायरेक्टर छुपा हुआ है, तो वो जो छुपी हुई ख्वाहिशें होती हैं ना कि जी विलन की एंट्री मैं ऐसे करूंगा और हीरो की एंट्री 3 गाड़ियों में होगी और आगे पीछे गार्ड्स होंगे, अब ये विजुअल्स हम दिखाने लगे हैं, यानी हमने ग्लोरीफाई किया है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई फ्यूडल लॉर्ड है या कोई करप्ट सियासतदान है तो उससे पहले हम उसकी पूरी कैरेक्टराइजेशन, उसके घर की शान और शौकत, उसकी गाड़ियाँ, उसका रोब और रुबाब, ये सब चीज़ें हम दिखाते हैं। बल्कि इसमें एक और बड़ी तकलीफदेह बात ये है नायला जी, जो मैं नोटिस करी थी ना सिर्फ हमारे ड्रामों में बल्कि हम जितने साइको थ्रिलर्स इस वक्त नेटफ्लिक्स और दूसरी जगह पे देख रहे हैं उसमें सफाकियत को प्रमोट किया जा रहा है। यानी एक होता था कि पहले आपका एक आपस में क्लैश हुआ, एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को जान से मार दिया, लेकिन अब उसको आप गौरी डिटेल्स दिखाते कि ना सिर्फ मार दिया बल्कि लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर टुकड़े टुकड़े कहीं जाके फेंक दिए। ये इतना जो ब्लड एंड गॉर है, ये चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहा है आपके ख्याल में? ये चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं कर रहा, ये तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल रवैये हैं, लेकिन बड़ी रवैयों को नॉर्मलाइज कर रहा है, रवैयों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अब हम देखने लगे हैं हमारे यहाँ जो क्राइम शोज और स्टोरीज आ रही हैं उसमें कराची में, लाहौर में, सियालकोट में इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि जी फलाने शख्स ने दूसरे शख्स को मार दिया और उसके बाद उसकी बॉडी की, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए या जला दिए या पका के खा गए। यानी व्हाट इज़ हैपनिंग टू आवर सोसाइटी? क्योंकि जो टीवी सीरियल अभी उन्होंने कुछ साल पहले देखी थी उसमें यही सब कुछ था ना, कि जो हीरो है वो भी मार रहा है और जो विलन है वो भी मार रहा है और उसके बाद वो एक ग्लोरीफाइड सिनेरियो पे चला जाता है। तो जब तक हम इन रवैयों को दुरुस्त नहीं करेंगे हम किस तरह से बात को सही करेंगे? आप देखें घर में पहले भी माँ बाप के बीच में लड़ाई होती होगी, आवाज़ें रेज़ नहीं होती थी, लेकिन अब आवाज़ जब रेज़ होती है तो नॉर्मलाइज हो गया ना उस बच्चे के लिए चीख कर बात करना। अभी अमजद ने कहा कि स्कूल्स में ग्रूमिंग होनी चाहिए, मैं अग्री करती हूँ स्कूल्स में ग्रूमिंग होनी चाहिए, लेकिन वो गरीब टीचर क्या करे कि जब वो बच्चे को सही और गलत बताता है तो माँ बाप उसको फ़ोन करके उसकी शिकायत हेड से करते हैं कि जी आपके टीचर से कहें कि मेरे बच्चे के को पे सख्ती ना करे या उसको ये सारी बातें ना बताए, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये बड़ा पेरेंट्स के लिए नॉर्मल हो गया है। अलग डिबेट है कि कई दफ़ा आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पेरेंट्स इस बात पे ख़ाइफ हो जाते हैं कि आप इनकी कैरेक्टर तरबियत करने की कोशिश ना करें, सही गलत सच झूठ ये इस पे आप सख्ती ना करें बच्चे के, आप सिर्फ पढ़ाइए, उसको बताएं 2 + 2 4 एंड दैट इज़ इट। आपका काम है आप लिटरेचर, लैंग्वेज, हिस्ट्री पढ़ाइए, ये मत देखिए कि बच्चा बदतमीज़ी करे। यानी कई दफ़ा मैंने देखा है असातिज़ा अगर कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा रूड है, बदतमीज़ है, कोई नाजेबा हरकत क्लास में कर रहा है, तो पेरेंट्स डट जाते हैं कि ये आपका राइट नहीं है कि आप बच्चे को ये बताएंगे। ये भी खराबियां हमारे ही माशरे में। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं एजाज बोल रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा चलें, ये सारी गुफ्तगू हो गई, बच्चा घर कैसे सीखा है, क्राइम कैसे करना है, माहौल बुरा मिला उसको, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अब वो स्ट्रीट में आके है ना, स्ट्रीट में आके वो क्राइम कर रहा है, जुर्म कर रहा है, किसने रोकना है? कानून ने। सही, ठीक है। आप ये बात मान लीजिए कि वो क्राइम गलियों में हो रहा है, तो गलियों में किसने रोकना है? कानून ने रोकना है ना। यानी एक गैप है जिसके अंदर ये बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी, आप स्ट्रीट क्राइम की बात कर रही हैं, घर के माहौल की, यूनिवर्सिटी कॉलेज के माहौल की अलग बात है। आ गया वो गली में, आ गया गली में आके वो एक अकेला कभी नहीं होता, स्ट्रीट क्राइम अकेला आदमी नहीं करता, 1 + 2 3 4 5 गैंगस्टर्स होते हैं। सिंगल मैन नेवर बिकम ए क्रिमिनल पर्सन। ओके, ठीक है, उसको सपोर्ट मिलती है। अब किसने करना है? कानून में। कानून में क्या चीज है? सिपाही खड़ा है, पुलिस खड़ी है, आगे अदालत है, अदालत में ये जुर्माने देके छूट जाते हैं, जेल में जाते हैं, तो हमारी जेलें माशाल्लाह जबरदस्त हैं मुजरिम को पक्का करने के लिए। हाँ, बहुत बड़ा मुजरिम बनने में। ठीक है, इसमें ना वडेरे का कसूर है, ना घर वाले का कसूर है, ना माँ बाप का कसूर है। क्रिमिनल जब वो गली में आ जाता है, कानून रोके, जुर्म तो आप कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। एक बात हमेशा याद रखिए। सर, मैम आपकी सारी बातों से मैं अग्री करती हूँ, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, लेकिन मुझे ये बताइए कि चलें वो अगर कानून के हाथ से, सिपाही से, अदालत से बच जाता है,
वो वापस तो फिर अपने घर में जाता है ना। पहली वादार डाल के भी कोई शख्स अपने जब घर जाता है तो उसके घर वालों का ये काम नहीं है कि पूछें कि इसके पास पैसे कहाँ से आए, ये किनके साथ बैठा हुआ था, ये कहाँ से आया है, यानी उसकी हरकत और सकनात से आपको कोई फ़र्क उसमें नहीं नज़र आ रहा होगा। ये बात की जा रही है कि वो ख़ानदानी निज़ाम क्यों तितर बितर है कि किसी को पता ही नहीं है कि उसका बच्चा, उसकी औलाद दुनिया में क्या करता फिर रहा है। मुझे एक बात आप बताएं कि आज से कई साल पहले जेब कतरे भरमार में होते थे जब गन नहीं होती थी, उनकी 2 उंगलियां गन थी, वो लोग जेब कतरे थे, चोर थे, मुजरिम, तब घरों में क्या फरिश्ते बसते थे, तब भी इंसान ही होते थे। जुर्म हमेशा से लेके, हाँ, माँ बाप की पूछते हैं पैसे कहाँ से आए, तो कोई ना कोई बहाना है, कोई ना कुछ है उस बच्चे के पास। झूठ बेसिक वजह, झूठ सब बुराइयों की माँ है, जिसको माँ बाप नहीं, झूठ के साथ साथ मैम जो शख्स बेरोजगार है और उसके घर वाले उसको स्ट्रेस दे रहे हैं कि तुम जॉब तलाश करो, वो बड़ी आसानी से झूठ बोल सकता है कि मुझे जॉब मिल गई है, तुम लोग अब चुप करो, तुम लोगों ने मेरा ताने दे दे के जीना मुहाल किया हुआ था, और वो भी चुप हो जाते हैं। उनको भी फिक्र नहीं होती कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा लिया और खामोशी इख्तियार कर ली। सो ये वो तमाम रियलिटीज़ हैं हमारे माशरे की जो बच्चों को इस दलदल में भेज रही हैं। बट थैंक यू फॉर दैट कॉल। जी जनाब आली, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी तक हमने डिस्कस किया कि माँ बाप की गफलत की वजह से बच्चे गुमराह होते हैं, लेकिन कभी कभार माँ बाप की शह बल्कि उनकी लालच की वजह से भी तो बच्चे गुमराह होते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जो इस भट्टी में झोंक दिया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों की, लेकिन लड़कियों की भी बात की जाए, अगर आप समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है एंड इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू देयर ओन टैलेंट या वक्त, यानी बहुत कम मुद्दत के अंदर यकायक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, बच्चे के पास पैसे आ गए। कितने माँ बाप हैं, कितने ख़ानदान हैं जिनकी इस बात पे ना उनका माथा थनकता है, दे वांट टू एक्चुअली फाइंड आउट कि क्या हो क्या रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ़देह बात यही है कि हमारे माशरे में इस तरह की तब्दीली को तरक्की समझा जाता है, और जब तक पैसे आ रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं होता। अमजद, ये बात मैं आपकी तरफ लाना चाहूँगी, मुझे बताएं कि गफलत तो अपनी जगह है, लेकिन क्या लालच भी एक एलिमेंट है, और साथ साथ क्या आपको लगता है कि कई माँ बाप शय भी देते हैं बच्चों को इस तरह के रवैये अपनाने के लिए? जी बिल्कुल। लालच से ज़्यादा लालच तब आता है इंसान को जब इंसान दूसरे से कंपैरिजन करता है कि दूसरे के पास कोई चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपको आजकल पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं कि लड़के लड़कियां जो यंगस्टर्स हैं या टीनेजर्स हैं, वो मतलब 2 सालों के अंदर उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग की है कि वो अभी लाखों में पैसे कमा रहे हैं जी। तो इंसान उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें डाइवर्ट कर लेता है, अपनी वैल्यूज़ को भी सेक्रीफाइस कर देता है, जिसकी वजह से ये लालच क्रिएट होता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं था, अभी उसके पास बड़ा घर है, उस पर गाड़ी भी आ गई है, लोग उसको जानते हैं, फैन फॉलोइंग है, अब मुझे भी यही करना है, तो इंसान फिर सारी हदें क्रॉस कर देता है। तो उसमें लड़की लड़के को हम बिल्कुल भी लेके नहीं आएंगे, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी। जैसे अमजद, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ये क्राइम के ज़ुमरे में तो नहीं आता, लेकिन जो टिकटॉक पे आप देखें कि अवामुन नास मौजूद है और सबके सब कोई बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं है, मुतवसत घराने के लोग हैं, जिस किस्म की हरकत वो टिकटॉक पे कर रहे हैं, जैसी वीडियोस बना रहे हैं, क्या इनके घर वाले पूछते नहीं हैं, क्या इन्वॉल्व नहीं है, क्या उनको नहीं पता कि ये बच्चा या बच्ची क्या करता फिर रहा है? अभी एक मैडम बोल रही थी कि आपने बोला था शायद कि आपका पैसा कहाँ से आया, घर वालों को पूछना चाहिए, बेटा ये पैसे कहाँ से लेके आई हो, बेटा ये पैसे कहाँ से लेके आए हो आप। तो वो जब आप पहले दिन ही उसके मुंह पे थप्पड़ लगाएंगे, जब छोटा होगा या छोटी होगी, वो नेक्स्ट टाइम एहतियात करेगा। तो एग्जैक्टली उनकी फैमिली एक्सेप्ट करती है फेम के चक्कर में, तभी तो करते हैं। अब मैं सपोज कोई वीडियो बनाता हूँ, हम थोड़ा सा शॉर्ट भी करते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को देख के एम्बैरस फील कर रहे होते हैं, हालांकि हम कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम एम्बैरस फील करते हैं। हम अपनी वालदा को, बहन को, भाई को नहीं दिखा सकते, उनको क्या लगेगा कि ये गुरूर बात कर रहे हैं। तो आप जो बात कर रही हैं, ये फैमिली एक्सेप्ट करती है, तब जाके ये बच्चे करते हैं। या वो क्या करते हैं फिर, अगर छुप छुपा के क्या करते हैं, पूरी फैमिली को ब्लॉक कर देते हैं और उसको कहते हैं ना बोल्डली बताते हैं। लेकिन फिर भी आप ये नोटिस करो अमजद कि ये वीडियोस बनाने के लिए वो किसी पार्क में मौजूद हैं, अपनी घर की छत पे मौजूद हैं, या घर के कमरे में अगर बना रहे हैं, तो घर वाले, ख़ानदान वाले कभी तो जागे, कभी तो पूछें कि कब कैसे हो रहा है। चले आप उसको ऑनलाइन ब्लॉक कर देंगे
कि जी ये जो खुराफात उन्होंने बनाई है वो घर वाले देख नहीं सकते, लेकिन जब आप उसको बनाने के लिए जा रहे हैं, जब आप उसको शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपने घर से कदम बाहर निकाला है, आपने वक्त दिया है उसको, तब भी तो ख़ानदान का काम था ना, माँ बाप का काम था कि पूछे बेटा किधर जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। बिल्कुल कंप्लीटली एग्री, क्योंकि देखिए इसलिए शुरू मैंने बोला कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। कोई भी चीज है हम बच्चों पे ब्लेम नहीं कर सकते। अब मेरा बच्चा है, मैंने 7 साल के अंदर 10 साल के अंदर उसको कैसे मोल्ड करना है, कितनी अय्याशी करवानी है, कितना खिलाना है, कितना अपनी वाइफ से झगड़ा करके उसको आसाइशें देनी है, या वाइफ ने वाइस वर्सा करना है, तो ये चीजें हम पे मैटर करती हैं। हम जब दुनिया को देखते हुए बोलेंगे उसके बाद मेरी बहन के बच्चे के पास ये है, मेरे भाई के बच्चे के पास ये है, हमारा एक ही बच्चा है, हमारे 2 ही बच्चे हैं, हम इनको नहीं देंगे तो किसको देंगे। जब ये चीज घर में चलती है ना तो बच्चा खराब होता है। ओवर लव के चक्कर में हम अपने बच्चे को अपने हाथ से दो देते हैं। अच्छा, ये ओवर लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माँ बाप अपनी झेंप को मिटाने के लिए कि अगर वो बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहे, दोनों माँ बाप कमा रहे हैं और बच्चे के साथ वक्त ही स्पेंड नहीं कर रहे, तो फिर उसको ओवर कॉम्पनसेट करते हैं। तायरा, इसका बच्चे की पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ता है? बेसिकली सिद्रा बहुत खूबसूरत पॉइंट्स जो है हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे अगर आपने बच्चे को पहले दिन से कुछ चीज़ें देना शुरू किया और कभी आपने उसको ना नहीं किया, उसकी हर बेजा ज़िद जो है आपने पूरी की है, या अनड्यूली आपने उसको हर बात के ऊपर डांटा है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि पेरेंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप का प्रोडक्ट होता है। सही। अच्छा तायरा, सॉरी आखिरी मिनट है ना शो के, माँ बाप का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तायरा जी, आखिरी फ्यू मिनट्स ऑन द शो, तो आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी डायरेक्टेड। मैं यहाँ पे इस स्टीरियोटाइप को, इस मिथ को बस्ट करना चाह रही हूँ कि हम समझ रहे हैं कि हर स्ट्रीट क्राइम करने वाला, हर असलहा उठाने वाला बच्चा, हर वारदात करने वाला बच्चा मजबूरी या पैसे की कमी की वजह से कर रहा है। वी नो ऑफ पीपल जो बहुत एफ्लुएंट, खाते पीते घरानों से आते हैं और वो इसको पावर, एक एडवेंचर, एक एड्रेनलिन रश के लिए करते हैं। नायला जी, इस पे क्विकली कमेंट कीजिएगा कि आप अपने इर्द गिर्द ये देख रही हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तवज्जो की कमी है, जिसकी वजह से बच्चा इन सब चीज़ों की तरफ राग़िब हो रहा है। बिल्कुल तवज्जो की कमी है। बाज़ दफ़ा तो सपोर्ट भी कर दे जाते हैं माँ बाप, क्या एफ्लुएंट फैमिली से होती हैं, एड्रेनलिन हाई होता है और वो उसी के लिए कर रहे होते हैं गरीब भी हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम में एलीट क्लास भी मुलव्वस है। और बड़े बड़े स्कूलों में हम देख रहे हैं कि दे आर पीपल फॉर एग्जांपल के मनशियात में डील कर रहे हैं, इजी एक्सेस है, घर में मौजूद अगर शराब है, घर में मौजूद अगर मनशियात है तो दूसरे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, अपने बाप के असलहे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हो सकता है उनकी कोई सर्विस गन हो। दिस इज़ द रियलिटी। और रोकते नहीं है माँ बाप। माँ बाप को लगता है कि ये ताकत का, इस अथॉरिटी का नशा है और ये मेरा बच्चा इंजॉय नहीं करेगा, ये प्रिविलेज तो और कौन करेगा। लेकिन आप अपने लिए आने वाले दिनों के लिए मुश्किल ख़रीद रहे हैं। दिस इज़ समथिंग वी वांट टू सेंड ऑल एज अ मैसेज आउट टू ऑल द पेरेंट्स। बहुत शुक्रिया नायला जी, तायरा जी एंड अमजद फॉर बीइंग हियर। आज के लिए इतना ही। आप क्या समझते हैं कि टीनेजर्स की बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? सोशल मीडिया पे अगर आप ये डिस्कशन देख रहे हैं तो डू कमेंट एंड लेट मी नो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।